आज पूरा 1 साल हो गया है कि रशिया ने ये जो वॉर स्टार्ट की थी यूक्रेन के खिलाफ उसको। और पूरी दुनिया में यही इतने सारे चेंजेस आए इस वॉर की वजह से और जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहा, है ना? तो आज मैं आपके साथ एक ग्राउंड रियलिटी शेयर करना चाहती हूँ कि इस वॉर की वजह से क्या-क्या चेंजेस आए हैं जर्मनी में। क्या अभी भी एक एक्सपैट होने के नाते बाहर से आके जर्मनी में रहना सेफ है या नहीं है, वो मैं बताऊँगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी में आना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस की, जो आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में चारों तरफ की एनर्जी क्राइसिस क्या है यूरोप का और जर्मनी में इसके क्या हाल चाल चल रहे हैं उसका। फिर हम बात करेंगे इसी वजह से जो इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। क्या आप पैसे सेव कर पाएंगे जर्मनी आ जाते हैं अगर आप? बात करेंगे इसके बारे में भी। और फिर जो रिसेशन है जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है रिसेशन, जर्मनी में एक्चुअली क्या हालात हैं उस चीज को लेके और क्या आपकी जॉब सेफ है यहाँ पे अगर आप आते हो तो? जब आप जर्मनी में आओगे तो आपको यहाँ पे रहने की जगह मिलेगी कि या नहीं, ये उस बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे ये वीजा प्रोसेसिंग की क्या सिचुएशन चल रही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो वॉर है वो जर्मनी में आ जाएगा या नहीं, या ये जो जर्मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा रशिया के साथ या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस बारे में भी बात करेंगे जरूर। रशियन वॉर स्टार्ट होने के बाद जो जर्मनी में एनर्जी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा, है ना? और जो एनर्जी है बेसिकली नेचुरल गैस, इसका बिगेस्ट सप्लायर जर्मनी के लिए था रशिया। और रशिया ने ये सप्लाई कट ऑफ कर दी क्योंकि जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी थी रशिया के ऊपर इस वॉर की वजह से, है ना? और जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पे यूज होती है मेनली फॉर द हीटिंग, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इन सारी चीजों की वजह से जो कंज्यूमर है, जो सिटीजन है, उस पर बहुत सारा प्रेशर आ गया, ठीक है? और इस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, है ना? सबसे पहले तो उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में एक वन टाइम सब्सिडी दी थी, वन टाइम बोनस दिया था आप बोल सकते हो, कुछ 180 यूरो का आफ्टर टैक्स, जो सिर्फ एक ही महीने मिला। बट वो थोड़ा सा ऐसा था कि आप अगर सच्ची में अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये रेगुलर रखना चाहिए। तो 2023 से कुछ ऐसा होने वाला है। 2023 से आपको हर मंथ एक मंथली सब्सिडी मिलेगी वोनगेल्ड के रूप में। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं इसके लिए, तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसी के रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी कि 2023 में जर्मनी में क्या क्या नए फाइनेंशियल चेंजेस आए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जर्मनी और क्या क्या कर रहा है इस क्राइसिस को कम करने के लिए अपने लिए। जर्मनी, अगर आपको पता होगा कि जर्मनी का जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ पे इतने सारे हैं जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो हीटिंग गैस जनरेट कर रहे हैं, उनको बंद करना है, क्योंकि उसका ये मोटिव था कि उसको कार्बन न्यूट्रल होना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। बट जर्मनी ने इसको भी पुश करके थोड़ा सा आगे कर दिया है और इन न्यूक्लियर प्लांट्स को, कोल प्लांट्स को दोबारा एक्टिव कर दिया है कि खुद से एनर्जी जनरेट हो सके। और भी इधर उधर की कंट्रीज के साथ डील साइन की हैं ताकि वहां से एनर्जी ली जा सके, है ना? तो थोड़ा सा ऐसे लग तो रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है। और इसी वजह से जर्मनी ने अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको ये भी बोला है कि वो मतलब अभी लगातार प्राइसेस को राइज नहीं कर सकते, उनको एक कैपिंग लगानी ही पड़ेगी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो अभी हमने थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करा है कि 2023 में जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस थे वो भी थोड़ा स्टेबल होने शुरू हुए हैं और वोनगेल्ड की वजह से सिटीजन पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हुआ है। रशिया की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी बहुत इम्पैक्ट आया है। आपके ये जो भी डेली एसेंशियल्स हैं, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज करी हैं। आप कोई भी वेजिटेबल देखने जाओगे पिछले साल के कंपैरेटिवली उसमें 1 से 2 यूरो का तो महंगा हुआ ही है ना? और अगर यही सारी चीजें इंक्रीज हुई हैं तो ये जो सर्विसेज हैं वो भी उनकी प्राइसेस पे बहुत बढ़ गई हैं। जैसे कि ये लेबर कॉस्ट हो गया, जो ब्यूटी सर्विसेज हो गया, आप कुछ कपड़े खरीदने जाते हो, सब जगह महंगाई आई है और ट्रैवल की टिकट्स भी महंगी हुई हैं। तो अगर हम आपको एग्जांपल दें कि पिछले साल अगर एक फैमिली 2 लोगों की कुछ खर्चा कर रही थी 350 यूरो का अपनी ग्रोसरी पे, वो इस साल कुछ 450 से 500 यूरो हो गई। बस स्टिल अगर आप कोशिश करें तो अब थोड़ा प्लान से चलें, आप स्टिल सेव करते हो यहाँ की सैलरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछले साल के कंपैरेटिवली सैलरीज बढ़ती ही हैं नेक्स्ट साल और इस साल भी बढ़ी हैं, सिर्फ आईटी को छोड़ के। आईटी में इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी फायरिंग्स हो रही हैं लेटली, है ना? और जो जॉब पूल है उसमें बहुत सारा
बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है ना, और कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि वो पिछले साल की सैलरीज पे ही अगर लोगों को हायर कर पाएं, और उनका फायदा भी है ना। तो आईटी की अगर बात ना करें, बाकी डिजायरेबल सेक्टर्स की बात करें जैसे कि हेल्थ, फिनेंस और लेबर और कंस्ट्रक्शन, उनमें सैलरीज जरूर इंक्रीज करी हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को थोड़ा सा बैलेंस आउट करेंगे। तो थोड़ा सा प्लान से चलिए, आप सेव जरूर कर पाएंगे, और गवर्नमेंट में भी आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ही थोड़ी। गवर्नमेंट ने बेसिकली इस बारी जो टैक्सेबल इनकम है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। और दूसरा, एक ये जो ट्रांसपोर्ट टिकट है, अगर आपने पिछली बार सुना होगा, 2022 में गवर्नमेंट लेके आई थी एक 9 यूरो का टिकट, जिससे आप पूरे जर्मनी में ट्रेवल कर सकते थे इंटरसिटी, है ना। वो था कुछ 3 मंथ के लिए, और वो इतना फेमस हुआ था कि गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो इस साल से इस टिकट को कम करके, मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन पे देगी। जो बर्लिन में पहले 63 यूरोस था, अब वो 49 यूरो हो गया है, और ये प्राइस अब सिटी टू सिटी सेम ही रहेगा। हर सिटी में 49 यूरो पर मंथ का ये सब्सक्रिप्शन होगा, मंथली टिकट का, है ना। तो आप पे जो ये बर्डन आया है जो सिटीजन पे, फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होने का और ये सब सारी प्राइसेस इंक्रीज होने का, ट्रैवल टिकट उसको थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। रिसेशन का इफेक्ट आपने अभी पहले से ही देखना शुरू कर दिया होगा यूएस, यूके में। ये जो बहुत बड़े टेक जायंट्स हैं हमारे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज ले ऑफ करने शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ट्विटर से, और ये यहाँ पे भी अभी जर्मनी में भी इसके इफेक्ट्स देखने शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर के एंड से और इस ईयर की स्टार्टिंग से जर्मनी की छोटी बड़ी कंपनीज ने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, स्पेशली आईटी कंपनीज ने। और हमारे भी जो सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आईटी कंपनीज में ही जॉब करते हैं, और उनकी कंपनीज में भी ऐसे थोड़ी ज़्यादा फायरिंग होती शुरू हो गई है ना। और यहाँ की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है ज़ेलांडो, उसने अभी अनाउंस कर दिया है कि वो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाली है। तो आप देख लीजिए कि इम्पैक्ट्स यहाँ पे हैं आईटी सेक्टर में रिसेशन के। पर ऐसा है कि सब कुछ ग्रीनर नहीं है और सब कुछ ऐसा बैड भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, बस अभी ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो थोड़ा कैश करना चाहते हैं इस चीज़ को कि डिजायरेबल सैलरीज ना दें। पिछले साल तक बहुत सारी जो सैलरी हाइक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे आईटी एम्प्लॉयज के लिए। इस साल से वो थोड़े कम हो गए हैं, और यही रिसेशन की सिचुएशन चलने वाली है इस साल के एंड तक। कंपनीज यहाँ पे ले ऑफ करती रहेंगी और हायर भी करती रहेंगी न्यू टैलेंट्स, आईटी कंपनी स्पेशली, है ना। और यहाँ के लेबर मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जो बाकी देशों में ले ऑफ एम्प्लॉयज हो चुके हैं वो यहाँ आए, हमारे पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी में। अपॉर्चुनिटीज हैं, पर सैलरीज वो पिछले साल के कंपैरेटिवली बढ़ के इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आपको थोड़ा सा अपनी नॉन डिजायरेबल सैलरी पे ही यहाँ पे आना पड़ेगा, और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपकी जॉब जो आप यहाँ पे लेके आते हो वो स्टेबल है या नहीं है। बाकी सेक्टर्स की बात करें जैसे कि हेल्थ केयर है, उसमें नर्सिंग और डॉक्टर्स हैं, लेबर और कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और रिसर्च, ये सारे फील्ड्स यहाँ पे बहुत डिजायरेबल है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमेशा से ही रहती है। तो जर्मनी हमेशा बहुत वेलकम करता है बाहर से आने वाले लोगों को जो इन सेक्टर्स में एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आपकी जॉब इन सेक्टर्स में है तो आई थिंक आपकी जॉब स्टेबल रहेगी एंड तक। और अगर आपकी आईटी में है तो आपको अपनी सैलरी और अपनी स्टेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए यहाँ पे आना फायदेमंद रहेगा या नहीं। जर्मनी के बारे में आप कोई भी वीडियो बनाओ, यहाँ पे रहने के बारे में, यहाँ पे आके बसने के बारे में कोई भी वीडियो बनाओ ना, वो रेंटल अपार्टमेंट्स की बात किए बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो रेंटल अपार्टमेंट्स की जो सिचुएशन है उसको अच्छे से एनालाइज करके आएँ, क्योंकि सिचुएशन जो है वो पहले भी बहुत बुरी थी और अब और वर्स हो गई है। रशिया वॉर से पहले जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, स्पेशली बर्लिन में आपको 3 से 6 महीने लग जाते थे एक रेंटल अपार्टमेंट ढूंढने के लिए अपने लिए। अब वो जो टाइम पीरियड है वो अब बढ़ गया है 6 से 12 महीने तक का। आप सोच लीजिए कि कैसा ये मतलब इफेक्ट है। बंदा अपनी रोज का काम करे और यहाँ घर ढूंढे आपको, और ये जो घर ढूंढने में इतना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर नहीं मिलेगा, है ना। तो आप फोकस नहीं कर पाते। और जो रेंटल प्राइसेस हैं वो भी इतनी इंक्रीज कर गई हैं कि जिस घर के लिए हम पहले 1200 देते थे, अब उसका रेंट जो हो गया है वो कुछ 2000 यूरो तक पहुंच गया है। तो इमेजिन दिस सिचुएशन। और अगर आप अपना चाहते हैं कि आपको एक डिजायरेबल अपार्टमेंट मिल जाए जो आपकी मोस्टली नीड्स फुलफिल करता हो, तो आप रेडी रहिएगा कि आपकी सैलरी की आधे से ज़्यादा हिस्सा तो उसका रेंट पे करने में ही चला जाएगा, है ना। तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे।
यहाँ सेंटर के पास ना लें, थोड़ा-सा दूर ले लें, चल थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे है लेते हैं, है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन ऐसी ही है ना? और ये इसलिए ऐसी सिचुएशन हुई बेसिकली इस वॉर की वजह से जो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज थे वो जर्मनी में आने लगे और स्पेशली बर्लिन में आके सेटल डाउन होने लगे। जर्मन गवर्नमेंट ऐसा तो बोलती है कि यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप यहाँ पे आइए, हम आपको यहाँ पे सेटल करने में हेल्प करेंगे, बट वो रेंटल अपार्टमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है ना? पिछले साल उन्होंने ये लॉ लाने की कोशिश करी थी जिसमें ये रेंट कंट्रोल करना चाहते थे, बट वो भी अनसक्सेसफुल हुआ एंड में। तो सिचुएशन अभी ऐसी मतलब बन चुकी है कि आपका ये 1 साल तो ले ही लेगी एक अच्छा घर अपने अपने लिए ढूँढने के लिए। तो आप प्रिपेयर रहिएगा यहाँ आने से पहले कि आपको पता है कि आपको एक टेम्परेरी अपार्टमेंट लेना पड़ेगा यहाँ आके, जिसका आपको रेंट पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उस अपार्टमेंट में सेटल डाउन होके, यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन होके आपको ढूँढना पड़ेगा अपना लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट जिसमें आप एक्चुअली रहना चाहोगे, है ना? अगर आपको इसके लिए थोड़े से टिप्स चाहिए कि आप कैसे अच्छे से घर ढूंढ सकते हो, तो ये जो हमारी वीडियो है हमने बनाई थी हाउ टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन बर्लिन, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको थोड़े से अच्छे टिप्स मिलेंगे उसमें से। अगर आप इस टाइम पे जर्मनी आना प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पे इस टाइम पे वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत लंबे लंबे डिले चल रहे हैं। आप अगर अपनी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर देंगे, आपके वहाँ की एम्बेसी ज़रूर हो सकता है आपका पेपर वर्क जल्दी प्रोसेस कर दे, पर ये जो आपका वीज़ा है पेपर वर्क वेरीफाई कहाँ पे होगा? जर्मनी में ही, और वो वेरीफाई होने में ही और आप तक वीज़ा आने में ही लग सकते हैं अप टू 6 मंथ्स। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ओवरलोडेड है काम के साथ। उनकी प्रायोरिटी इस टाइम पे यूक्रेनियन रिफ्यूजीज हैं। वो अपनी लाइफ जो अपरूट करके यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और वहाँ पे यहाँ पे उनको रेजिडेंट परमिट्स देने की कोशिश की जा रही है, उनको जॉब्स देने की कोशिश की जा रही है। इस सारी प्रोसेसिंग में, इस सारे प्रोसेस में ये जो वीज़ा डिलेज हैं बहुत बहुत बढ़ गए हैं, है ना? अगर आप जर्मनी में आ भी जाते हैं अपनी एंट्री वीज़ा पे, आपका 3 महीने या 6 महीने में एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको अपना लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए, है ना? फिर उसमें भी आप डिलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही ऐसा फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो ऑलरेडी 3-4 साल से लोग रह रहे हैं हमारे जैसे, उनको भी अभी अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए या पीआर लेने के लिए भी वेट करना पड़ेगा इस टाइम तक, है ना? तो आपको ये सिचुएशन जो है अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी लास्ट में बात करते हैं ये सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में, ये जो वॉर है वो स्प्रेड हो सकती है जर्मनी तक या नहीं? ये किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना? रशिया रिस्क लेगा डायरेक्टली जर्मनी के साथ इन्वॉल्व होने का, और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वॉर के डायरेक्ट इम्पैक्ट्स। ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट अगर ये वॉर सीधा कंटिन्यू होती है आगे टाइम तक, सीरियसली आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसके और वर्स इफेक्ट्स, जैसे कि रिसेशन, इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है ना? और ये जो रेंटल प्राइसेस हैं, रेंटल अपार्टमेंट्स की शॉर्टेज है वो और बढ़ सकती है ना? पर मुझे ये नहीं लगता कि ये जो वॉर है वो रशिया रिस्क करेगा जर्मनी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का, क्योंकि रशिया का जो मेन मोटिव था वो यही था कि यूक्रेन को अपने साथ इंक्लूड करना या यूक्रेन के कई पार्ट्स को रशिया के अंडर लेके आना, है ना? और ये जो वॉर है रशिया की यूक्रेन के खिलाफ, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, 2004 से चल रही है, और अभी इसने थोड़ा सा वायलेंट रूप लिया है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये वॉर जर्मनी तक आएगी, बट कई लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसा होता है तो किसी को क्या पता कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना? सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी उस टाइम पे। पर आपको क्या लगता है, ये है मेन क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि वॉर यहाँ तक आ जाएगी, जर्मनी में भी वॉर आ जाएगी, तो कोई पॉइंट ही नहीं है इस बारे में बात करने का। आपको पता है कि आप अपनी लाइफ जो है, जो स्टेबल है, अपनी कंट्री के सेफ एनवायरनमेंट से उठ के किसी ऐसी कंट्री में जाओगे जहाँ बहुत सारी अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और किसी भी टाइम पे आपको वापस आना पड़ सकता है। आप ऐसा रिस्क तो नहीं लोगे। बट अगर आपको लगता है कि ये वॉर जो है वो नहीं स्प्रेड होगा जर्मनी तक, और अगर आपकी जॉब जो है वो ऐसे सेक्टर्स में है जो रिसेशन के साथ इफेक्ट नहीं हो रहे, आप हेल्थ केयर में आना चाह रहे हो, आप लेबर कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड्स में आना चाह रहे हो, और जो आपकी सैलरी है वो ऐसी है जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी हुई है उसके इम्पैक्ट्स को बैलेंस आउट कर दे, और आप यहाँ पे इजीली सेव भी कर पाएं और एक सस्टेनेबल लाइफ स्पेंड कर पाएं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिना क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आए।